अदृश्य क्रांतिकारी, एक अनसुनी भारतीय वीर गाथा। कुछ नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उनकी कुर्बानी के बिना इतिहास कभी बन ही नहीं पाता। सन 1942 पूरा भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था। हर शहर, हर गांव और हर गली में आजादी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसका नाम किसी अखबार में नहीं छपा, जिसकी तस्वीर कभी किसी दीवार पर नहीं लगी और जिसकी शहादत पर कोई सरकारी सलामी नहीं हुई। उसका नाम था आरव। आरव किसी बड़े परिवार से नहीं था। वो बंगाल और उड़ीसा की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। उसके पिता एक किसान थे और मां मंदिर में दीप जलाया करती थी। बचपन से ही आरव ने अंग्रेजों के अत्याचार देखे थे। कभी किसी किसान की जमीन छीन ली जाती, कभी बिना वजह युवाओं को जेल में डाल दिया जाता और कभी किसी माँ की आंखों के सामने उसका बेटा पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता। हर घटना आरव के दिल में आग बनकर उतरती गई, लेकिन वो जानता था सिर्फ तलवार उठाना ही वीरता नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बिना हथियार के लड़ा जाता है। एक रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनमें शिक्षक थे, लोहार था, डाकिया था और कुछ युवा भी। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में उम्मीद। उनके नेता ने धीमी आवाज में कहा, अंग्रेज हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं। अब संदेश पहुंचाने वाले लोग ही सबसे बड़ी ताकत होंगे। सन्नाटा छा गया। तभी आरव आगे बढ़ा। मैं ये काम करूंगा। सबने उसकी ओर देखा। बेटा, ये रास्ता मौत की ओर जाता है। आरव मुस्कुराया। अगर मेरी मौत से मेरा देश जिंदा होता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद आरव का असली जीवन शुरू हुआ। दिन में वो एक साधारण युवक दिखाई देता। कभी लकड़ियां बेचता, कभी खेतों में काम करता, कभी मंदिर जाता। लेकिन रात होते ही वो बन जाता एक अदृश्य क्रांतिकारी। उसका काम था गुप्त संदेश पहुंचाना, कभी कपड़ों की सिलाई में छिपाकर, कभी मिट्टी के घड़े के तले, कभी बांसुरी के भीतर और कभी पूजा की किताब के पन्नों के बीच। अंग्रेजों को कभी शक नहीं हुआ कि उनके सामने से गुजरने वाला साधारण युवक पूरे आंदोलन की धड़कन है। एक दिन उसे सबसे कठिन जिम्मेदारी मिली। कोलकाता के एक गुप्त ठिकाने तक एक महत्वपूर्ण नक्शा पहुंचाना था। उस नक्शे में उन जेलों की जानकारी थी जहां स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। अगर वो नक्शा पहुंच जाता तो कई कैदियों को छुड़ाया जा सकता था। अगर पकड़ा जाता तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता। आरव ने बिना एक पल सोचे जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। रास्ते में अंग्रेज सैनिकों ने उसकी तलाशी ली। क्या ले जा रहे हो? बस माए के लिए दवा। उन्होंने थैला खोला। उसमें सचमुच दवाइयां थीं, कपड़े थे, सूखी रोटियां थीं, लेकिन उन्हें क्या पता नक्शा दवा की शीशी के कांच की 2 परतों के बीच छिपा था। सैनिकों ने उसे जाने दिया। आरव ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। वापसी के रास्ते एक मुखबिर ने उसे पहचान लिया। अगली सुबह पूरा गांव सैनिकों से घिर चुका था। आरव भाग सकता था। जंगल कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसने देखा उसकी मां मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी और पिता सैनिकों के बीच घिरे हुए थे। अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया, खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव को जला देंगे। गांव वालों की सांसें थम गईं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आरव मुस्कुराया। माँ, रोना मत। जिस मिट्टी ने जन्म दिया, आज उसी का कर्ज चुकाने जा रहा हूं। उसे शहर की जेल में डाल दिया गया। दिनों तक पूछताछ हुई। कोड़ों की मार, भूख, प्यास, अंधेरी कोठरी। हर दिन एक ही सवाल पूछा जाता, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? आरव हर बार मुस्कुराकर कहता, मुझे कुछ नहीं पता। सैनिक और क्रोधित हो जाते। एक रात जेल का एक भारतीय प्रहरी उसके पास आया। धीरे से बोला, अगर तुम नाम बता दो तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, अगर मैं डर गया तो आने वाली पीढ़ियां आजाद कैसे होंगी? प्रहरी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी कैदी में हार नहीं बल्कि जीत देखी। कुछ दिनों बाद फैसला सुनाया गया। आरव को फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो धीरे धीरे टूट जाए। उसे आजीवन कारावास की सजा देकर दूर एक जेल भेजा गया। रास्ते में उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। उसमें केवल एक पंक्ति थी, मैं लौटूं या न लौटूं, भारत जरूर आजाद होगा। वो चिट्ठी एक प्रहरी ने चुपचाप बाहर पहुंचा दी। साल बीतते गए। 1945, 1946, फिर आया
15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। गांवों में ढोल बजे, तिरंगा लहराया, लोग नाचे। लेकिन उसी दिन देश की एक पुरानी जेल के कोने में एक बूढ़ा कैदी आसमान की ओर देख रहा था। वो आरव था। उसे अभी तक ये खबर नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद एक अधिकारी जेल में आया। उसने कहा, अब तुम आजाद हो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या भारत सचमुच आजाद हो गया? अधिकारी ने सिर हिलाया। आरव की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने झुककर मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया। वचन पूरा हुआ। जब वो अपने गांव लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। बरगद का वो पेड़ अब और विशाल हो चुका था। गांव के बच्चों ने उसे पहचाना तक नहीं। किसी को पता नहीं था कि यही वो इंसान है जिसने कभी पूरे आंदोलन की सांसों को जिंदा रखा था। उसने किसी से अपनी कहानी नहीं कही, न कोई सम्मान मांगा, न कोई पहचान। वो फिर से खेतों में काम करने लगा, शाम को मंदिर जाता और बच्चों को पढ़ाया करता। कई वर्षों बाद एक पुरानी संदूकची मिली। उसमें कुछ पीले पड़ चुके कागज थे, एक कपड़े में लिपटी छोटी सी तिरंगी पट्टी और वही चिट्ठी, मैं लौटूं या न लौटूं, भारत जरूर आजाद होगा। गांव वालों को तब एहसास हुआ कि उनके बीच रहने वाला साधारण किसान दरअसल एक असाधारण क्रांतिकारी था। आज भी उस गांव में बरगद का वो पेड़ खड़ा है। कहते हैं जब हवा उसकी शाखाओं से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, देश की रक्षा केवल बंदूक से नहीं होती, ईमान, साहस और त्याग से भी होती है। इतिहास ने शायद आरव का नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा, लेकिन भारत की आजादी की कहानी उसके जैसे अनगिनत अदृश्य क्रांतिकारियों के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। समापन संदेश। ये कहानी काल्पनिक पात्रों पर आधारित एक ऐतिहासिक प्रेरित रचना है जो उन असंख्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है जिनके साहस और बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता की नींव मजबूत की।